हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी। ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके जितने भी रहते हैं, आज उनको पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद अगले क्लास में हम लोग उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि हर एग्ज़ाम में आपके पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका ये, क्योंकि आपसे ये अक्सर प्रश्न पूछा गया है कि आपके नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। तो ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि आपके नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड देश से लिए गए हैं। ठीक है। अब आइए, नीति निर्देशक तत्व आपके 36 से लेके 51 तक हैं। 36 से लेके 51 तक हैं आपके नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट याद रखें। नीति निर्देशक तत्व आपके 36 से लेके 51 तक हैं, और आपके नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आपके आयरलैंड देश से लिए गए हैं। ठीक है। आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं 36। अनुच्छेद 36 क्या है। अनुच्छेद 36 के तहत राज्य की परिभाषा तय की गई है, जिसमें राज्य का अर्थ है कानून बनाने वाली कार्यपालिका, यानी कि संसद, विधानसभा, स्थानीय स्तर पर शासन करने वाली ग्राम पंचायत। ठीक है। तो 36 के अंतर्गत आपको राज्य की परिभाषा दी गई है, डेफिनेशन दी गई है। इसमें आपको राज्य को ये अधिकार है कि वो कानून बना सकते हैं, और ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो संसद के द्वारा, विधानसभा या स्थानीय स्तर पर आपकी जो ग्राम पंचायतें होती हैं उनके थ्रू बनाई जाती है। तो 36 में आपका मेन क्या दिया है, राज्य की परिभाषा। ये पॉइंट आप लोग याद रखें। नेक्स्ट है अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में यह प्रावधान किया गया है कि नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय में बाध्य योग्य नहीं है। ये पॉइंट बिल्कुल याद रखें, बाध्य योग्य नहीं है। ठीक है। लेकिन यह तत्व देश के प्रशासन का मूलभूत हिस्सा है, इसलिए राज्य का कर्तव्य है कि वह इन्हें लागू करे। कहने का मतलब ये है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य सरकार के ऊपर ये डिपेंड करता है कि उन नीति निर्देशक तत्वों को अपने राज्य में लागू करे या ना करे। अब मजबूरी क्या रहती है इन लोगों की कि क्यों लागू करें, तो उसका कारण ये है कि मान लीजिए कोई सरकार एक बार चुन ली गई, तो कितने टाइम तक राज्य कर सकती है, 5 साल तक। लेकिन 5 साल के बाद में वो जाएगा वोट मांगने के लिए जनता के पास। जब जनता की मूलभूत सुविधाएं ही नहीं उपलब्ध कराएगी सरकार, तो क्या जनता उस सरकार को दोबारा चुनेगी? बिल्कुल नहीं चुनेगी। इसलिए मजबूरी में इनको ये नीति निर्देशक तत्व तो अपने यहाँ अप्लाई करने पड़ते हैं। कहने का मतलब ये है, राज्य सरकार के पास में ये अधिकार है कि वो चाहे तो नीति निर्देशक तत्वों को अपने यहाँ पर लागू करे या ना करे, और ये नीति निर्देशक तत्व बाध्य योग्य नहीं है न्यायालय में। आप इसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं, सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। तो ये सरकार का काम है कि जनता को अपनी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक है। तो यहाँ पर ये मोस्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि ये न्यायालय में बाध्य योग्य नहीं है। ये 37 में आपका दिया गया है, नीति निर्देशक तत्व आपके न्यायालय में बाध्य योग्य नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि लोक कल्याण की वृद्धि के लिए ऐसी व्यवस्था करें जिसमें सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय मिले। डीपीएसपी आपका जो राज्य है जो लागू करे, उसका मतलब ये है कि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्तर पर सभी को समान न्याय मिले, किसी के साथ में भेदभाव ना हो। ये डीपीएसपी का मुख्य काम है या मुख्य उद्देश्य है, अनुच्छेद 38 में आपका दिया हुआ है ये। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39A।
39A बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है 39A में कि समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है तथा समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसी अनुच्छेद के तहत ये सब चीज़ उपलब्ध कराई जाएंगी, समान वेतन और समान न्याय व निःशुल्क विधि सहायता। ठीक है, ये 3 पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 39A का, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट है 39B। 39B में सार्वजनिक पैसों का स्वामित्व नियंत्रण इस प्रकार होना चाहिए ताकि सार्वजनिक क्षेत्रों में पूरा हो सके। ये भी पॉइंट याद रखें आप लोग। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अनुच्छेद 39C। 39C के तहत यह प्रावधान किया गया है कि धन का समान वितरण होना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, धन का समान वितरण किस में दिया गया है, तो ये आपके 39C में दिया गया है, अनुच्छेद 39C में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 40, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्यों? अनुच्छेद 40 के अंतर ये दिया गया है कि भारतीय संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन करना चाहिए ताकि स्थानीय प्रशासन का सही तरीके से काम कर सके। तो इसके अंतर्गत पंचायत राज्य जो हैं आपकी त्रिस्तरीय, जो आपकी ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर और आपके जिला स्तर पर जो पंचायत गठन किया जाता है वो आपके अनुच्छेद 40 के अंतर्गत गठित किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक और कंडीशन है, ये पंचायत राज्य व्यवस्था आपकी वहीं पे लागू हो सकती है जहां पर 20 लाख से अधिक जनसंख्या है। यदि किसी राज्य में 20 लाख से कम जनसंख्या है तो ये नियम वहां पर लागू नहीं होगा। तो ये पॉइंट यहाँ पर आपका दिया हुआ है। ठीक है, याद रखें आप लोग। चलिए आगे आपसे पूछा गया है अनुच्छेद 41 के बारे में दिया गया है कि यह प्रावधान किया गया है कुछ परिस्थितियों में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सभी नागरिकों का समान होना चाहिए। शिक्षा, काम और लोक सहायता सभी को समान अधिकार है। ठीक है, आप आगे देख लेते हैं। इसी अनुच्छेद के तहत सरकार गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न पेंशन योजना व अन्य योजनाएं शुरू कर सकती है या करती है। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट है यहाँ पे देखिए, काम हो गया, शिक्षा हो गई, लोक सहायता हो गई, ये समान सभी को मिले, ये 41 के अंतर्गत दिया गया है। साथ ही साथ में पेंशन योजना व अन्य योजनाएं जो चलाई जाती हैं वो 41 के ही अंतर्गत आती हैं, अनुच्छेद 41 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपको दिया है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में यह प्रावधान किया गया है कि काम की न्याय संगत और मनोविचित दशा तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध किया जाना चाहिए। मतलब न्याय संगत या मनोदशा वाली जो कंडीशन रहती है उसमें सभी को कोई भी कानूनी सहायता है वो उपलब्ध हो। ठीक है, ये इस 42 के अंतर्गत दिया गया है। और 43 के अंतर्गत आपको दिया गया है, 43 के अंतर्गत यह आपका प्रावधान किया गया है कि कर्मचारियों के लिए निर्वाचन, मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहिए। जो मजदूर वर्ग है उसको क्या कहते हैं, आपका कुटीर उद्योग में प्रोत्साहन मिले, उसके लिए मदद का जो अधिकार है वो आपका दिया गया है अनुच्छेद 43 में, जिससे आपके कुटीर उद्योग से रिलेटेड आपको कोई हेल्प है जैसे लोन वगैरह है वो आपके इन सभी के अंतर्गत आता है 43 के अंतर्गत। अब आ जाइए अनुच्छेद 43A। अनुच्छेद 43A में उद्योगों के प्रावधान में श्रमिकों की भागीदारी तय की जानी चाहिए, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। अब आ जाइए अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू की जानी चाहिए। तो सभी नागरिकों को समान सिविल संहिता लागू करनी चाहिए, सभी के लिए सिविल संहिता लागू होनी चाहिए, वो भी समान। हालांकि आपको यह याद रखना चाहिए कि अभी भारत में समान संहिता लागू नहीं है, सिर्फ गोवा राज्य ऐसा है, यहाँ पे ये याद रखें, केवल एक गोवा राज्य ऐसा है जहाँ पर आपका समान नागरिक संहिता लागू है, बाकी के किसी राज्य में लागू नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है।
और किसके अंतर्गत है? 44 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 45 के साथ यह अनुच्छेद 45 के तहत बंद किया गया है कि बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जिम्मेदारी राज्य की है। जो जीरो से लेकर 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, वो भी मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। ये आपके अनुच्छेद 45 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति व अन्य वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में अभिवृद्धि की जानी चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अनुसूचित SC/ST से रिलेटेड है और उनके शिक्षा अधिकार से संबंधित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी। नेक्स्ट दिया गया है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 के तहत यह निर्देश दिया जाता है कि पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा रखने के लिए लोक स्वास्थ्य का सुधार करना कर्तव्य है किसका? राज्य का। जो हर नागरिक को पोषण और जीवन स्तर उसका उच्च हो, ये या उससे स्वास्थ्य रिलेटेड जितनी भी सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराए, ये कर्तव्य किसका है? राज्य सरकार का कर्तव्य है। अब अनुच्छेद 48 के आ जाए। अनुच्छेद 48 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि कृषि और पशुपालन का संगठन से संबंधित किस अनुच्छेद में किए गए हैं? तो ये आपके 48 के अंतर्गत किया गया। क्या है? कृषि व पशुपालन। इतना पॉइंट याद रखें, 48 के अंतर्गत कृषि व पशुपालन आपका दिया गया है। नेक्स्ट है 48A। 48A के अंतर्गत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पर्यावरण का संरक्षण तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा करना ये राज्य सरकार का कर्तव्य है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखें इसको, बहुत बार पूछा गया ये। अब आया ये 49 पे। 49 के तहत देश की महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना सभी का कर्तव्य व जिम्मेदारी है। 49 के अंतर्गत देश की महत्वपूर्ण स्थान या वस्तु या आपके जितनी भी पब्लिक प्लेस पे जो भी आपकी वैल्यूएबल चीज़ें हैं उनकी रक्षा करना या उनका रख रखाव करना, ये हर प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ठीक है। तो ये आपके 49 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है 50। अनुच्छेद 50 में के तहत क्या दिया गया है? अनुच्छेद 50 के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग कार्य करेंगी, यह एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगी, ठीक है। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग हैं और दोनों स्वतंत्र हैं, किसी के दबाव में नहीं है। ये पॉइंट इसमें दिया गया 50 में। अब आ जाइए 51 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कार्य करना चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित आपका 51वां है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? या आप डेफिनेशन देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट खींच के देख सकते हैं और आप रख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व समाज के कल्याण के लिए सरकार को निर्देश देती है। नीति निर्देशक तत्व DPSP को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, जो मैंने कहा था ना, बाध्य योग नहीं है न्यायालय के। यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह इसे लागू करे या ना करे। ये पॉइंट, ठीक है, इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यायालय में बाध्य योग नहीं है, ये आपका DPSP। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व के उद्देश्य क्या है? इसकी मतलब उसका मेन क्या, इसका मोटिव क्या है? तो इसका मोटिव है कल्याणकारी राज्य की कल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र में स्थापना करना होता है। यानी कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान में नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व
क्यों महत्वपूर्ण है, क्या मेन इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण क्यों है। तो नीति निर्देशक तत्व का महत्व इसलिए होता है ताकि सरकार समाज के हित में कार्य करे और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। मेन चीज़ है कि जो वहाँ की पब्लिक होती है, उस राज्य की जनता होती है, उसकी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार का कर्तव्य है। मेन है ये उद्देश्य इसका, डीपीएसपी का। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे आपसे पूछा गया मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर क्या है। मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व में अंतर क्या है। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में प्रमुख अंतर यह है कि नीति निर्देशक तत्व सरकार को कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का निर्देश देता है ताकि सभी लोगों को समान न्याय मिल सके और एक अच्छे समाज की स्थापना हो सके, जबकि मौलिक अधिकार हैं वो आपके किसी भी व्यक्ति को अधिकार की बात करता है जिसे सरकार नहीं छीन सकती। मौलिक अधिकार जो हम लोगों को उपलब्ध हैं वो सरकार भी हमसे नहीं छीन सकती है। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और क्लास आज की बस यहीं तक। ये आपके थे डीपीएसपी और आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे डीपीएसपी। तो अगली क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड जो कि आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम आने वाली क्लासेस में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और रिक्वेस्ट आप लोगों से इतनी है कि ये क्लास सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली क्लासेस आपको समय से मिल सकें, साथ ही साथ आप हमारी फैमिली में इंक्लूड हो सकें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उन लोगों को भी यहाँ से बेनिफिट देखने को मिल सके आने वाले एग्ज़ाम में। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, और अगली क्लास में हम लोग इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए क्लास को हम लोग यहीं ब्रेक करते हैं। थैंक यू।